गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 अगस्त है। तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएस, जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं या इससे रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी दे रहे हैं, तो उसमें करेंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो आपको यहाँ से कवर किया जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आज का डिस्कशन टॉपिक क्या है और किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे। आज बहुत ही लंबा और विस्तृत विश्लेषण होने वाला है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर किया गया है पेपर में, तो उसे देखेंगे। जैसे रणभूमि में नहीं हो सकता है किसी भी समस्या का समाधान, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पोलैंड यात्रा पर कहा गया है। तो बहुत ही इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे इसके साथ ही आगे हम लोग भारत और पोलैंड ने रिश्तों की रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। तो क्या होता है रणनीतिक साझेदारी का स्तर, क्या किस रूप से यह प्रभाव में आता है, तो सभी इसके पीटी और मेंस एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ा मंकी पॉक्स के संक्रमण का खतरा। पहले यह एशिया में आया, उसके बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रों में यह देखने को मिल रहा है। तो इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल WHO ने पहले ही घोषित कर रखा है। अर्थात PHEIC की घोषणा क्या होती है, इसके क्या असर होते हैं, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मंकी पॉक्स जो है बीमारी क्या होती है, वायरल संचरण इसका कैसे होता है, वर्तमान स्थिति यह क्या है इसकी। तो इन सारे इसके पीटी और मेंस के एस्पेक्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पीटी के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। फिर ही वक्त कानून संबंधी जेपीसी की बैठक हुई है। तो क्या है वक्त कानून, तो उसके बाद हम देखेंगे इसके अधिनियम 1955 क्या है, प्रबंधन क्या होता है, इसका बोर्ड क्या होता है, वक्त की जो संपत्तियाँ उसका निष्पादन कैसा होता है, क्या है संपत्ति वर्तमान में, इन सारे संदर्भ को देखेंगे। जो वक्त की अधिनियम 19 संशोधन विधेयक 2024 है वो क्या है, इसमें क्या क्या संशोधन किए जाएंगे और संशोधन की आलोचना क्यों की जा रही है। जो वक्त का अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन हो रहा है 24 के विधेयक में, तो क्या क्या आलोचना के पार्ट है, इन सारे संदर्भ को समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के अग्रदूत पद्मनाभन को प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो यह पीटी फैक्ट है, तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके, क्योंकि प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार है, तो इसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में 156 दवाओं के लिए फिक्स डोज जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या किया, लगाया है प्रतिबंध। तो इस क्या है कम्युनिकेशन, इस क्या यह फिक्स डोज होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर बरकरार होगी आर्थिक विकास दर की गति। टेक्सास में 90 फीट की ऊंची हनुमान या बजरंगबली की मूर्ति बनाई गई है, तो इसके हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी समझने का प्रयास करेंगे। कभी मैग्मा के महासागर से ढका था चंद्रमा, तो एक नया रिपोर्ट खुलासा हुआ, तो उसे हम लोग देखेंगे। साथ ही संपादकीय में देखने का प्रयास करेंगे। शांति का संदेश वाहक रहा है भारत और स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का प्रदर्शन करता है। तो पोलैंड का जो यात्रा है, भारतीय यात्रा जो की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, इसके संदर्भ में संपादित किया है। तो कुल मिलाकर हम पीटी, मेंस और इससे संबंधित इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, युक्ति का एक नया स्वरूप आया। पहली युक्ति आपको ऐसे लोगों से दिखता था, अब इस लोगों के साथ दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, नए अवतार में हम लोग आए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा, इस बार कोड को स्कैन करके डाउनलोड कीजिएगा। ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट सेक्शन बॉक्स से। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, MCQ सीरीज चलाया जा रहा है, आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। इस बार कोड को स्कैन करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.ukts.in पर। साथ ही साथ जब सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, पुश कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन समय पर मिले।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ पर आते हैं और देखते हैं कि रणभूमि में नहीं हो सकती है किसी भी समस्या का समाधान। ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआती दौर से है, जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से ये बातें की जाती रही है। हम सीमाओं का सम्मान करें, दूसरी की संप्रभुता का सम्मान करें, जो भी झगड़े हो आपसी समझ विकसित करके और राउंड टेबल पर आकर ही चर्चा पर चर्चा करके उसका समाधान निकालने की बात की जा रही है। वही बातें भारत के विदेश नीति का सार भी है, जिसमें हम पंचशील की भी बात करते हैं, पंचशील समझौता की बात करते हैं, है ना। उसके बाद गुजरात सिद्धांत जो है वो भी हम बात करते हैं, फिर वाजपेयी सिद्धांत है। तो इस तरह लुक इस पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसियाँ हम चलाते हैं विदेश नीति के संदर्भ में, सभी के मूल मंत्र में हमारा क्या है, समस्या का समाधान के लिए हम वार्ताएँ करें, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे डायग्राम इसके संदर्भ में देखने को मिलेंगे। जैसे ही ये बातें उभर कर सामने आएगी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे नाटो जैसे देशों संगठनों का, तो उसके पर उत्तरदायित्व की बात आएगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जब बात कर रहा है और भारत एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, तृतीय विश्व का अगुवा बना हुआ है, तो इनकी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही रूस के साथ भारत के बेहतर संबंध है। जैसे ही यूक्रेन आपको भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अभी कुछ ही घंटे के बाद वो पहुंच जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये सब बातें उभर कर सामने अंतर्राष्ट्रीय संवाद उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संवाद उत्पन्न होगा। अंतर्राष्ट्रीय संवाद जहाँ पर विभिन्न मंचों पर इसकी बातें होंगी और इसके संदर्भ समझे जाएंगे, तो आने वाले समय में इसकी बातें होंगी। तो इसी के बैकग्राउंड में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिए भारत और पोलैंड के रिश्तों को और भी बेहतर बनाने की रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। रणनीतिक साझेदारी का अर्थ यह होता है ना कि मान लीजिए एक्स देश है, वाई देश है, इसके आयात और निर्यात जो भी बातें हो रही है ना, आयात कर रहा है या निर्यात कर रहा है, दोनों देश की बात हो रही है, तो यहाँ पर लाभ नहीं कमाया जाएगा। अब है ना, पहले क्या होता, राजनीतिक साझेदार नहीं होता था, अब तक 30 देशों के साथ भारत रणनीतिक साझेदारी के तौर पर काम कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर लाभ नहीं कमाया जाएगा। कोई भी आयात निर्यात की बात हो, हम कंपनी की बात कर ले, एसेट की बात कर ले, निवेश की बात कर ले ना, ये हम अब लाभ कमाने के मुद्दे से बात नहीं करेंगे, ना पोलैंड करेगा ना भारत करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एस्पेक्ट को समझा जाएगा। अर्थात दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, दोनों देशों के बीच किसी भी आयात निर्यात को संदर्भ में, किसी भी समझौते के संदर्भ में, उसके सकारात्मक पक्षों को, नकारात्मक पक्षों को पहले वार्ताएं की जाएगी। अब वार्ताएं की जाएगी तो उसके आधार पर ही अब चीज़ों को क्या किया जाएगा, मॉडरेट किया जाएगा या धरातल पर लाया जाता है। इसी को रणनीतिक साझेदारी कॉन्सेप्ट कहते हैं। पहले हम केवल बिजनेस किया करते थे, हम लाभ कमाएंगे, इसमें हम पोलैंड के संदर्भ में हम बात कर ले तो उसको नुकसान भी हो रहा था, हमको उससे कोई मतलब नहीं था, या पोलैंड समझ ले भारत को नुकसान हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब होगा कि हम जब ये कॉन्सेप्ट अपना लेंगे तो दोनों देश एक दूसरे के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को, दूरगामी परिणामों को देखेंगे। क्लियर है। तो दोनों देश रणनीतिक साझेदारी के तहत वर्ष 2024 से 28 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वार्सा में पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क, याद रखिएगा डोनाल्ड टस्क पीएम नरेंद्र मोदी के बीच बैठक होती है। 45 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा है, ये सब मैंने पिछले ही क्लास में बता रखा। पोलैंड अभी मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। तो ध्यान रखिए भारत सरप्लस में रहता है, अर्थात भारत निर्यात क्या कर रहा है और आयात के संदर्भ में कब हम कहेंगे सरप्लस होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस स्थिति में हम किसी द्विपक्षीय व्यापार को सरप्लस कहते हैं। ये सब बातें मैं पहले बता रखा है, इसलिए चीज़ों को बताने की आवश्यकता है। नए स्टूडेंट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ लगातार, क्योंकि एक्टिव मोड में आप लोग रहें, जिंदा रहें, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे इसी में।
कि प्रशिक्षित और कुशल भारतीय कामगारों को पोलैंड में ज़्यादा अवसर देने को लेकर दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ है। और टक्स जो है जो पोलैंड के आपको समकक्ष है, भारतीय समकक्ष है। व्यक्तिगत और आधिकारिक वार्ताओं के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि रणनीतिक संबंधों के 70 वर्षीय वर्षगांठ हमने संबंधों रणनीतिक साझेदारी परिवर्तित करने का निर्णय किया है और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ खाद्य प्रसंस्करण के बारे में आगे बात करेंगे, शहरीकरण के बारे में बात करेंगे, कचरा प्रबंधन, शहरों के ढांचागत सुविधा विकास के बारे में पोलैंड कंपनियों का काफ़ी अवसर प्राप्त होगा भारत में। इस तरीके से हम दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, रणनीतिक साझा करेंगे। और जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालेगा। तो अब इस तरीके से एक कॉमेंट पीटी फैक्ट में आपको याद रखना है, यूरोपीय अर्थात यूरोपीय संघ है, जो यूरोपियन यूनियन है, उसकी अध्यक्षता आपको जनवरी 2025 से पोलैंड करेगा। तो इस तरीके से यूरोपीय संगठनों के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं, तो उसके साथ साझा पोलैंड भी करेगा हमारा संबंधों को बेहतर बनाने का। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या किया गया है, जस्टर क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। अब देखिए एक ट्रेन की चर्चा है, इस ट्रेन का नाम याद रखिएगा, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आज भी बता रहा हूँ। जो आपको ट्रेन क्या करेगा, रेल फोर्स 1 है, वो क्या करेगा, पोलैंड की राजधानी से क्यू जो यूक्रेन की राजधानी है वहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री को 10 घंटे तक यात्रा करा के ले जाएगा। तो यह रेल फोर्स जो है, ऐसा नहीं कि भारतीय प्रधानमंत्री पहली यात्रा करेंगे, इससे पहले बहुत से राजनयिक इस ट्रेन से यात्रा कर चुके थे। इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं, तो देखिए यहाँ पर डिस्कशन की आवश्यकता इस पर नहीं है, बस एक बार इसको नज़र रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ताकि हम और भी चीज़ें जो विस्तृत है उस पर हम चर्चा कर सकें। इस ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी रखिए, इसको सुरक्षा क्या है, अब तक कौन कौन लोग इस पर सफ़र कर चुके हैं। चलिए आगे हम बात करें। वही बात मैंने रणनीतिक साझेदारी के बारे में कुछ कंटेंट लिख दिया, उसे देख लीजिएगा। अब कंपटीशन नहीं होगा, जुड़े नफा नुकसान अर्थात सकारात्मक नकारात्मक दोनों देश अपनी कंपनियों के आपस साझा करेंगे और दोनों देश एक साथ विकसित करने का प्रयास करें। आपूर्ति और वितरण को लेकर साझा रणनीति बनाएंगे। वही मैं जो दूरगामी परिणाम की बात कर रहा है वो करेगा। भारत अब तक 30 देशों के साथ जो है संबंध स्थापित कर रखा, रणनीतिक साझेदारी स्थापित कर रखा है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा, कुछ कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार के वायरल बीमारियां हो रही हैं, जेनेटिक बीमारियां प्रभावी हो रही हैं, तो इस प्रकार के जब भी आएगी, जैसे कोरोना आया था तो आपको प्रश्न पूछा गया, उससे पहले इबोला आया तो इबोला भी प्रश्न पूछा गया, मंकी पॉक्स से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए इससे पहले पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया, इससे भी पहले बार आ चुका है। 1970 से चर्चा में रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र कहने का अर्थ, सीधा सा अर्थ समझिएगा, भारत का हिंद महासागर और आपको प्रशांत महासागर, जो दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र का जो है, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर से ध्यान रखिए, न्यूजीलैंड के बॉर्डर से ध्यान रखिएगा। यह जो क्षेत्र है यहाँ, इसको हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र कहते हैं, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र कहते हैं। यह पूरा क्षेत्र रिज्म है। आपको इस बीमारी से मंकी पॉक्स के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। तो जैसे ही यह बढ़ता है, उससे पहले भी WHO ने इसके लिए आपको कंसर्न जारी कर रखा है आपातकाल का। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसा जुलाई 2022 में पिछली बार हो चुका है, आपातकाल घोषणा हो चुका है। पहली भी मामला 1970 में आ चुका है। कोविड-19 से कहीं अधिक प्रभाव आपको देखने को मिल रहा था। आपको ध्यान रखिएगा, एम पॉक्स एक संक्रमण रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस से होता है। यह पाक्स वायरस विषाणु समूह का यह होता है। वैसे मैं कंटेंट में सारी चीज़ें लिख रखा है, तो मैं कंटेंट को ही कवर कर देता हूं, ताकि बेहतर तरीके से आप चीज़ें देख पाएंगे। फिर ध्यान रखिएगा, जहां बूश मीट का सेवन करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा गैर मानव प्राइवेट के साथ सीधे संपर्क में होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर बूश मीट आपको सेवन किया जाता है। अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा बूश मीट क्या होता है। मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया है। बूश मीट, जब कोरोना वायरस हुआ था तो उसके बारे में जो संक्रमण 2 साल चला, उस पर मैंने इस पर लगातार चर्चा किया। तो बुश मीट क्या होता है मुझे बताइएगा। अर्थात ध्यान रखिएगा, सीधा सा संदर्भ समझिएगा कि हम लंबे समय तक आमने सामने संपर्क के दौरान क्या करते हैं, बूंदों का संक्रमण करते हैं। और जब जानवरों से इंसानों को संक्रमण गंभीर अवस्था होती है, इस अवसर में संक्रमित जानवर जैसे कुतरने वाले जानवर गैर मानव प्राइमेट के साथ सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे यह बीमारियां, इस प्रकार के वायरल बीमारियां, जो विषाणु जनित बीमारियां होती हैं, आपको ज़्यादा
क्या होती है, प्रभावित करती है। एम पॉक्स के लक्षणों बुखार, ध्यान रखें, लिम्फेडेनिपैथिक अर्थात सूजन या बढ़े हुए लिम्फ नोड्स अर्थात विशिष्ट त्वचा के घाव जैसे लक्षण दिखते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं इस पर। थोड़ा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं बेहतर तरीके से किया हूँ मर्ज, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा 30 जुलाई 2022 को इस बीमारी को अर्थात मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, तो मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। WHO की स्थापना कब हुआ था, स्थापना के उसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, महानिदेशक किस देश से हैं, ठीक है ना, अब तक कितने महानिदेशक बन चुके हैं WHO के। तो इस प्रकार के 3-4 प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। केवल एक बच्ची ही कमेंट सेक्शन में उत्तर देती है, बाकी लोग भी मोटिवेट होने की ज़रूरत है। देखिए कोई तीर नहीं है जिसको हमने दे दिया, कोई ऐसा गुट्टी नहीं है जिसे जमाल बुट्टी बोला जाता है, पिला दूं और आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लें। ऐसा कोई टीचर आपको नहीं दे सकता। आप अपनी मेहनत के आधार पर ही सिलेक्शन ले पाते हैं, और लगातार मेहनत कहने का मतलब एक्टिव जो रहेगा उनका सिलेक्शन निश्चित है, वो कमोवेश ज़रूर उनका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, जितना एक्टिव रहिएगा आपकी परसेंटेज दर उतना प्रतिशतता उतना बढ़ जाता है सिलेक्शन का। इसलिए बार बार प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर दीजिएगा, समय बर्बाद नहीं होता, उससे कुछ सीखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित किया WHO ने मंकी पॉक्स के लिए 23 जुलाई 2022 को। तो ये आंकड़ा याद रखना है, इससे पहले आपको हो चुका। अब ये क्या है PHEIC घोषणा क्या होता है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसको ऐसी बीमारी के प्रकोप के लिए परिभाषित करता है जो बीमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का गठन कर देता है। जैसे हम कोरोना को बेहतर तरीके से झेले हैं, हम लोग पहले महामारियों को किताबों में पढ़ते थे ना, टेक्सों में देखते थे, पिक्चरों में देखते थे, अनुभव करते थे कि इस प्रकार की महामारी आती है तो क्या होता है। पर जैसे ही कोरोना ने पूरा जीवन अस्त व्यस्त विश्व को कर दिया, तो बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक महामारी क्या होता है, प्लेग की महामारी आया था, उससे पहले इबोला का आया था, और भी चीज़ें आई थी ना, तो आँखों से देखा तो उसे समझ में आया अब महामारी का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, तत्काल और सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आवश्यकता होती है। इसलिए इस स्तर के मिशन मोड में सारे मिशनरियों को लगाया जाता है। मिशनरी कहने का मतलब देश की सरकारों को, देश की एजेंसियों को, विभिन्न देशों के संगठन NGO को क्या कहता है, मिशन मोड में रखा जाता है, जिससे हम इस प्रकार के आपात में इस तरीके से काम कर सकें। सीधा सा आप इसे समझिएगा, कोरोना के कॉन्सेप्ट को सामने रखिएगा। कोरोना में क्या क्या चीज़ें की गई थी, कितना एक्टिव मोड में शासन प्रशासन काम कर रहा था, तो ये आपात स्थिति होती है। क्लियर है। नोट याद रखना है, 2009 से अब तक WHO ने कोविड-19 महामारी सहित 7 PHEIC की घोषणाएं कर रखा था, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर रखा है। 7 ऐसी महामारियाँ जिसके लिए। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, WHO ने पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसे कोविड-19 महामारी, 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में इबोला, वर्ष 2016 में लैटिन अमेरिका में जीका वायरस, पोलियो के उन्मूलन के चल रहे प्रयासों हेतु आपात स्थिति की घोषणा कर रखा है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपातकाल की घोषणा करता है स्वास्थ्य आपातकाल का, वो विभिन्न बीमारी, जो संक्रमण बीमारियाँ होती हैं जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। तो आगे हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की बीमारी क्या है। देखिए इसी तरह के थक्के बन जाएंगे, छोटे छोटे थक्के बन जाएंगे, पूरा शरीर में बन जाएगा, बाहरी आवरण के तौर पर देखने को मिलता है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स विषाणु संक्रमण से होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पॉक्स विरिडे परिवार का है, ऑर्थोपॉक्स वायरस वंश से संबंधित है, जो एक डबल स्ट्रैंड DNA विषाणु है। तो ध्यान रखिएगा, DNA विषाणु। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कोरोना का जो बीमारी था किस प्रकार का विषाणु था, DNA था, RNA था, ARNA था, किस तरीके का था, मुझे बताइएगा। अब है कि मंकी पॉक्स
पहली बार वर्ष 1958 में शोध में पाए गए बंदरों के कॉलोनियों में, अर्थात जहां बंदर अधिक पाए जाते तो वहां पाए, इसी के नाम पे इसका मंकी पॉक्स नाम रखा गया। मनुष्यों में इसका पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य जो है लोकतांत्रिक गणराज्य वहां पाया गया, उस देश में पाया गया। ये जूनोटिक बीमारी अर्थात जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। इस विषाणु के वाहक जानवर मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं, तो यह आपको उष्णकटिबंधीय बीमारी जिसे कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसमें गिलहरी, गैम्बियन चूहे, डार्विस बंदरों की कुछ प्रजातियां शामिल होती है। तो जूनोटिक बीमारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी तक जूनोटिक बीमारी कौन कौन सी खोज हो चुकी है। मैंने एक दिन लिस्ट दिया था, आप लोगों को याद होगा, जूनोटिक बीमारी के बारे में जब क्विज में करा रहा था आपको, उसमें आपको जूनोटिक बीमारी के बारे में प्रश्न पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, समग्र अध्ययन कीजिए, सारे समाधान मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन जीनोटिक बीमारियां हैं उसका लिस्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लिस्ट बताइएगा कौन कौन सा जीनोटिक बीमारी के नाम हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में कि वायरल संचरण कैसे होता है इसका, आपको मंकी पॉक्स का। तो ध्यान रखिएगा, यह संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से होता है अथवा वायरस के संक्रमित किसी भौतिक वस्तु से है। देखिए ध्यान रखिए, भौतिक वस्तु डायरेक्ट टच से होगा। वायरस का पशु से मानव संचरण रक्त या तरल पदार्थ या संक्रमित जानवरों के त्वचा के घाव के संपर्क से होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको संचरण इसका होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका प्रचार घाव, शरीर के तरल पदार्थ, श्वास ड्रॉपलेट्स अर्थात छींकते हैं तो उससे भी आपको प्राप्त यहाँ से जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर आदि के संपर्क से भी आपको मंकी पॉक्स की यह वायरल चीज़ें आपको हो सकती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो ध्यान रखिए, इसके लिए अभी कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, अर्थात कोई दवा बना नहीं अभी तक है, कोई सुरक्षित और प्रमाणिक दवा नहीं बनी है। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसके रोकथाम नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है, पर लेकिन इसके लिए ध्यान है, चेचक का जो टीका बना था ना, वो चेचक का टीका इस पर 85% अभी प्रभावी देखी गई तथा यह एंटीवायरल दवाएं भी सहायक होती है, पर मंकी पॉक्स के नाम से अभी तक कोई इसकी सुरक्षित और प्रमाणिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हम एडिशनल जरूर ले हैं, चेचक के टीका ले सकते हैं, एंटीवायरल दवाएं खा सकते हैं, जिससे इसके जो वायरस है वो कम हो सके, इसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस तरीके से चेचक का टीका देखिए किसी छूत की बीमारी के खिलाफ विकसित किया गया पहला टीका है, अर्थात पहले छुआछूत की बीमारी बोला जाता था इस प्रकार की बीमारियों को, तो छुआछूत की बीमारी के लिए पहला जो टीका था चेचक का टीका बनाया गया था 1796 ईस्वी में ब्रिटिश शासक एडवर्ड जनरल के द्वारा इसे बनाया गया था। हल्के काउपॉक्स वायरस के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके से पीटी फैक्ट याद रखना है, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस आपका वीडियो बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब पर, लेकिन इसके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इन नोट्स प्राप्त करने के लिए सेम डे के लिए ध्यान रखिएगा, नई शुरुआत की गई है, कुछ नए अवसर आप लोगों को दिए जा रहे हैं। सेम डे के लिए आपको क्या करना है, युक्ति है, इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो लिंक दिया रहता है उसमें 599 पेड कर सकते हैं आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। इसके साथ साथ वीकली टेस्ट दे सकते हैं, वीकली टेस्ट आप लोगों को लिया जाता है, प्लस डेली टेस्ट लिया जाता है। तो आप जैसे ही बैच परचेज कीजिएगा वहाँ पे ग्रुप ओपन हो जाएगा, ग्रुप में आप वहाँ शेयर कीजिएगा अपने क्वेश्चन आंसर को, वहाँ पर मेरे द्वारा डायरेक्ट उसे क्या कहते हैं रिव्यू किया जाता है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, और इसके कंटेंट जो है अभी फ़िलहाल जब तक आपका एग्ज़ाम हाल में है तो आपको फ्री दिया जा रहा है। नेक्स्ट डे आप वेट कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा, पर एक एक्टिव स्टूडेंट का यह बेहतर पहचान नहीं होता है, फिर भी हम लोग दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सेम डे चीज़ों को सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त 70 और 71 बीपीएससी के लिए 70 के लिए टारगेट बैच और 71 के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है। बहुत ही फी हम लोग लो प्राइस पर रखते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पर, ताकि दूर दराज के जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सके इतना, आप उसे ले सकते हैं। तो आप इसके लिए टारगेटेड बैच और फाउंडेशन बैच किया गया। फाउंडेशन बैच 1 वर्ष का है, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष का है फाउंडेशन बैच, और यहाँ पर आपको 1.5 वर्ष आपको क्लासेस चलाई जाएंगी, प्लस
जो 6 मंथ है केवल MCQ आपको कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। इस तरीके के 2 साल का फाउंडेशन बैच रखा गया है। पर 70 BPSC के लिए आपको टारगेट बैच रखा गया है। हालांकि 1 अगस्त से 25 सितंबर डेट इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कुछ दिन के बाद आएगा। जैसे होगा उसी के अनुसार इसे चेंज कर दिया जाएगा, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। 30 MCQ आपको कराया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर आप इसे अगर कोई क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, वही पढ़ना है। हमारा टैगलाइन है, वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए। इसके अतिरिक्त कुछ मत पढ़िए। आपको पंडित नहीं बनना, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको विद्वान विज्ञात नहीं बनना, केवल एग्ज़ाम क्रैक करना, इसे समझिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। वक्फ कानून संबंधित JPC की बैठक हुई, सवालों की बौछार कर दी गई। देखिए, वक्फ कानून संशोधन 2024 लाया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इस विधेयक का जो वक्फ कानून जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुई JPC की पहली बैठक। तो यह PT फैक्ट आपको याद रखना है, किसकी अध्यक्षता में पहली बैठक JPC की हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, बहुत से सवाल जेन्युइन है, बहुत से सवाल अनजेन्युइन है। हम केवल 2 पक्ष को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी इसके फाइनल डिसीजन आना बाकी है। संसद में फिर से पटल पर जाएगा विधेयक, संशोधन के कुछ संशोधनों के साथ, या जो आपको यह राय देगा उसके साथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि अल्पसंख्यक की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब केवल मुस्लिम वर्ग नहीं होना चाहिए, मुस्लिम वर्ग नहीं होना चाहिए। इसमें आपको ईसाई भी होगा, बौद्ध भी होगा, जैन भी होगा और पारसी भी होगा, ठीक है ना। तो केवल हम जब बात करते हैं वक्फ कानूनों की ना, तो हम अल्पसंख्यकों को इसके नज़रिए से देखने लगते हैं, जो एक तरफीय है और असंवैधानिक है। मैंने कभी बोला था कि भारत में अब तय करने की आवश्यकता है कि अल्पसंख्यक कितनी होगी, अल्पसंख्यक का स्तर क्या होगा। क्या 22% का जो समूह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, क्या वो अल्पसंख्यक हो सकता है? तो कभी बहुत से बच्चों के द्वारा प्रश्न चिन्ह किया गया था। आपको यह समझना है कि हमें बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का जो मुद्दा है, केवल आंकड़ों से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको समझना होगा कि क्षमता निर्माण हम कैसे कर रहे हैं, उसके भविष्य निर्माण हम कैसे कर रहे हैं, साथ ही उनके अवसरों को कैसे दे पा रहे। तो क्या अल्पसंख्यकों को अवसर मिल पा रहा है, सभी अल्पसंख्यकों को? तो यह समझने की बात होगी। क्या ऐसे अधिकार अन अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं? अगर ऐसे जो मुस्लिम वर्ग के जो अल्पसंख्यक समूह में आते हैं, जो अधिकार इनको दिए गए हैं, क्या वही सेम अधिकार इन अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं? अगर दिए गए हैं तो यह संविधान के अनुरूप है, अगर नहीं दिए गए हैं तो यह असंवैधानिक प्रक्रिया है। मेरा यह मानना है, अर्थात यह संदर्भ बताया जाएगा। लेकिन आपको यह समझना, तो क्या इनको दिया गया जो अधिकार था वो गलत था? गलत अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखिए, अधिकार गलत नहीं होता, उसको अनुसरण करने की प्रक्रियाएं गलत होती है, प्रक्रिया जो होती है गलत होती है। और यही पूरा मामला वक्फ कानून में देखने को मिलता है, जिस पर हम चर्चा अभी करेंगे। तो कुल मिलाकर बात हम अगर करें तो जो JPC की बैठक हो रही है उसमें यही सभी बातें उभर कर सामने आएगी। क्या हम बात कर लें, यहाँ पर कुछ बातों को समझा दें कि क्या मुस्लिम वर्ग को ही सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए अल्पसंख्यकों का, या अन्य अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यक के समान मिलने चाहिए? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ से उठेगा कि क्या जो कानून गलत है या उसकी प्रक्रिया गलत है, लागू करने की प्रक्रिया गलत है? यही सब सारे मुद्दे आपको ध्यान रखने हैं, तो इसी पर हम आगे चर्चा करें। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें। तो आगे जब बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि वक्फ जो संशोधन बिल के लिए JPC का गठन किया गया है, तो इसमें कुल लोकसभा के 21 सांसद शामिल है और राज्यसभा के 10 सांसद, अर्थात कुल 31 सांसदों का एक गठन JPC का, संयुक्त JPC की बैठक की गई है। यह क्या होता है? यह बिल्कुल यह है कि संसद में कोई विधेयक लाया जाता है, संसद में कोई विधेयक लाया जाएगा। तो यह या हम लोकसभा में बात कर लें या राज्यसभा में बात कर लें,
दोनों जगह विधेयक ला गया और विधेयक लाने पर संसद की पटल पर यह निश्चित नहीं हो पाया कि इसे पारित करना है, अर्थात वो पारित नहीं हो पाता, बहुत से विवाद हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं। तो इसे मिनी संसद के तौर पर हम देखते हैं। जेपीसी का गठन जो है किया जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसे मिनी मैं संविधान बोलता हूँ, मिनी संसद बोलता हूँ। तो इसमें क्या किया, संसद के समानुपातिक रूप से जितने सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उसके अनुसार इसमें लोगों को शामिल किया, उनके पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जाता है और एक आम राय पहले बना लिया जाता है उस बिल पर कि इसमें कौन कौन से बिल, अर्थात जितने भी इसमें संगठन होंगे वो क्या करेगा, आम राय बना लेगा, जो भी विवाद के बिंदु हैं उनको पहले ही रेखांकित कर लेगा। ऐसा क्यों किया जाता है कि संसद पर जब यह बिल पुनः जाएगा तो समय की बर्बादी ना हो, विवाद अधिक क्रिएट ना हो, जिसके कारण बहुमूल्य संसद का समय बर्बाद ना हो। इसके साथ कुछ सुझाव देगा। हालांकि ये सुझाव संसद पर जब पटल पर रखा जाएगा, विधेयक को रखा जाएगा, जब एक बार विधेयक आ चुका है, विवाद हो चुका है, जेपीसी में भी चला गया, उस पर बैठकें हो रही हैं, उसके बाद बैठक के बाद जो सुझाव दिया जाएगा, जरूरी नहीं है संसद पर जो पुनः विधेयक आएगा उस सुझाव के संसद में पुनः मान लिया जाए। हो सकता है कुछ को माना जाएगा, कुछ को नहीं माना जाएगा। इसके लिए कोई दबाव नहीं है, यह स्व-विवेकीय शक्ति है संसद का, ठीक है ना। इसके सुझाव को माने, कुछ सुझाव के साथ साथ कुछ क्या करेगा, विधेयक में पुराने जो बातें लिखी गई उसको हटाने की बात कर देगा कि हाँ ये बातों को हटा सकते हैं, यह सही नहीं है। तो उसे भी संसद हटाए, यह जरूरी नहीं, उसके संसद के पटल पर रखने जाने सांसदों के विचारों विमर्श के बाद ही किया जाएगा। अर्थात यह केवल सहायकी संस्था है, ध्यान रखिएगा, सहायकी संस्था है जेपीसी, जो यह करता है ना, बहुत से विवाद को है ना यह अपने स्तर पर कम कर देता है। मान लीजिए पहले इतना बड़ा विवाद क्षेत्र है ना, तो उसको क्या करेगा, छोटा करके इतना कर देगा। तो इतना को ज़्यादा आसान है ना संसद के पटल पर समाधान निकालना, नहीं तो क्या इतने को निकालने के लिए पूरा संसद का समय बर्बाद होता है। और इस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त लोकसभा में जो किरण रिजिजू थे वक्त संशोधन विधेयक 2024 पेश करते हैं। आपको 2021 इसी पिछले माह में, ध्यान रखिएगा, इसी माह में आपको 21 लोकसभा सांसद आपको नामित प्रस्तावित किए जाते हैं लोकसभा से, जिसमें नाम दिए गए हैं। आपको नाम याद रखना है, केवल दीपा पाल जी का नाम, निशिकांत दुबे का, तेजस्वी सूर्या, आपको कुछ गौरव गोगोई, इरमान मसूद आपको याद रखना है, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, इस तरीके का, अरुण भारती याद है, और फिर औसुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद के सांसद, उनको। तो ये सब थोड़ा नाम याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप क्लियर कर सकें। आगे हम बात करेंगे वक्फ क्या होता है, वक्फ की संपत्ति क्या होती है, इसे समझेंगे आगे धीरे धीरे। तो ध्यान रखिए, मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक और पवित्र या धर्मात्म उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्तियों का अस्थायी समर्थन, अर्थात हमारा जो इष्ट है, ईश्वर है, अल्लाह जिसको हम लोग बोला जाता है अल्लाह, उनके लिए समर्पण कर देना। अर्थात कोई XY व्यक्ति है ना, XY व्यक्ति, इसकी इतनी संपत्ति है, इसमें से या तो इतना वो दान कर देगा वक्त के नाम से, या अपना कुछ भी दान कर सकता है, पूरा दान कर सकता है, ठीक है ना, पूरा दान कर सकता है उसके चल अचल संपत्ति को। यह अस्थाई समर्पण हो, इसके लिए पुनः वह दावा नहीं कर सकेगा। सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक बार समर्पण कर देता है वक्फ के तौर पर अपने धार्मिक, मुस्लिम कानूनों में धार्मिक कार्य के लिए, तो वो उसे पुनः वापसी की मांग नहीं कर सकता, यह संपत्ति हो जाती है वक्फ की। तो वक्त आगे समझने का प्रयास करिए, चल अचल संपत्तियों का अस्थायी समर्पण। इसका अर्थ यह होता है मुस्लिमों के द्वारा जो संपत्ति है वह चाहे वह चल हो या अचल हो, मूर्त हो अमूर्त हो, ईश्वर को इस आधार पर दान करना ताकि अंतरंग की जरूरतमंदों को लाभ हो सके, अर्थात इसके अनुसरणकर्ता जो है उनको अन्य लोगों को लाभ हो, उनके विकास में लाभ हो। तो यह केवल धार्मिक रूप से किया जाने वाला आपको समर्पण है। ध्यान रखिएगा, धार्मिक रूप से किया जाना समर्पण है, जिसमें हम चल अचल संपत्ति मूर्त अमूर्त रूप हम देखते हैं। वक्फ से होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों पर खर्च की जाती है, कब्रिस्तानों पर, मस्जिदों में, आश्रय गृहों पर निधि में खर्च की जाती है। अर्थात इस तरह के धार्मिक प्रतिष्ठानों के
विकास की बात की जाती है, कुछ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, अर्थात हम सोशल वेलफेयर के तौर पे से काम करते हैं। क्लियर हो गया। भारत में वक्फ को वक्फ अधिनियम 1955 के द्वारा अधिनियमित किया जाता है, विनियमित किया जाता है, उसके लिए कानून बनाए गए। तो यह 1955 का कानून क्या है तो इसे समझिएगा। तो यह पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया, 1955 के नाम से 54 में लाया गया था, 55 में पारित हुआ। बाद में इन्हें निरस्त करके 1995 एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसे वक्फ बोर्डों को और अधिकार प्राप्त हो गए। जो वक्फ बोर्ड बनाए गए थे ना, इसके तहत वक्फ संपत्तियों के नियमन के लिए, प्रबंधन के लिए उसकी शक्ति में विस्तार किया जाता है। 2013 में पुनः संशोधन होता है और वक्फ बोर्ड को संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार कर दिए जाते हैं, अर्थात किस संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करना, उसके लिए व्यापक अधिकार दे दिए जाते हैं, जहां से चीज़ें उभर कर सामने आती है, विवाद का कारण देखने को मिलता है। देखिए, बहुत सी चीज़ें भ्रामक हो सकती है, बहुत सी चीज़ें आपको अस्पष्टता नज़र आ सकती है, पर हम डाटा एनालिसिस के आधार पर ही चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, वक्फ का प्रबंधन कौन करता है तो सर्वेक्षण आयुक्त होगा, स्थानीय जांच करके गवाहों को बुलाकर सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध कर सकता है, जो वक्फ संपत्ति देखी जाएगी। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है 3 लोगों की बात हो रही है। जांच करने के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त आएगा, गवाह उसके लिए होंगे कुछ। मान लीजिए संपत्ति वक्फ संपत्ति के बारे में हो रही है, चर्चा हो रही है, तो कुछ गवाह होंगे आसपास, सार्वजनिक दस्तावेज आंकड़े लाए जाएंगे, सरकारी दस्तावेज लाएंगे, उसके वक्फ के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया गलत दिख नहीं रही है, तो फिर विवाद कहाँ हो रहा है, तो विवाद आगे दिखेगा। प्रक्रिया जो है सही दिख रही है, बहुत से लोग हैं, तभी आके आपको सरकारी सर्वेक्षण जो आयुक्त है वो करेगा। अब ध्यान रखिए, वक्फ का प्रबंधन एक मुतवली या मुतवली के द्वारा किया जाता है, जो पर्यवेक्षक के तौर पर होता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, एक मुतवली का नाम याद रखना है। भारत ट्रस्ट अधिनियम 1882 याद रखिए, 1882। अब इसके तहत स्थापित ट्रस्ट जो स्थानीय उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बोर्ड द्वारा जिनका विघटन किया जा सकता है, के विपरीत वक्फ का उद्देश्य विशेष रूप से धार्मिक और धर्मार्थ उपयोगों के लिए किए होते हैं, इन्हें अस्थायी माना जाता है। तो यह थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को, यह अस्थायी प्रयोग धार्मिक और धर्मार्थ उपयोगों के लिए होता है। वक्फ या तो सार्वजनिक हो सकता है या निजी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए पूर्ति करता है उसे सार्वजनिक कहेंगे। निजी उद्देश्य जो संपत्ति स्वामी के प्रत्यक्ष वंशजों के लाभ पहुँचाते हैं, उसको यह निजी संपत्ति के तौर पर कहता है। वक्फ की जो गठन के लिए व्यक्ति को शांत चित्त का होना चाहिए, संपत्ति का वैध स्वामित्व होगा, वही वक्फ को दान कर सकेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। नोट में याद रखना, वक्फ जो है के संस्थापक जिन्हें वक्फ के रूप में जाना जाता है को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि इसके इस्लामी सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। अगर इस्लामी सिद्धांत विश्वास करते हैं ना, तो वक्फ का क्या है, माल संस्थापक बन सकता है, उसका अधिकारी बन सकता है। इस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम बात करें वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड ध्यान रखिए, एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करता है, रखता है, हस्तांतरित करने का सक्षम अधिकार उसे दिया जाता है। मुकदमा करने, न्यायालय के मुकदमा किए जाने, दोनों के अधिकार इसे प्राप्त हैं। यह वक्फ जो संपत्तियों का प्रबंधन करता है, खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है, बिक्री, उपहार, बंधक ऋण या गिरवी कर्ज विनिमय पट्टे माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों का हस्तांतरण को मंजूरी देता है, जिसमें बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य लेन देन के पक्ष में मतदान करते हैं। जब तक यह नहीं होगा, यह संपत्ति उसको नहीं होगा। तो यह एक कानूनी प्रक्रिया दिख रहा है आपको, बाध्यता दिख रहा है, एक मैंडेटरी है कि आपको कम से कम 2/3 सदस्य लेन देन के पक्ष में हो, मतदान करते हो, तभी आपको यह वक्फ संपत्ति बन पाएगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं। फिर 1964 में स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद, जिसे CWC कहते हैं, पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उसकी सलाह, उसके क्रियान्वयन का काम करता है। वक्फ संपत्तियां वर्तमान में कितनी है, तो यह तीसरी सबसे बड़ी भूमि धारक संस्था बन चुकी है, जिसमें रेलवे और रक्षा विभाग के बाद यह तीसरी सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ संपत्तियां जो हैं वर्तमान में 8 लाख एकड़ आपको पंजीकृत आपको लगभग फैली हुई है, जहां पर 8,72,292 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जहां पर 200 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त होता है, अर्न प्राप्त होता है। यहाँ पर नोट याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बार जब किसी संपत्ति का वक्फ घोषित कर दिया जाता है, वह अहस्तांतरित नहीं हो जाता, क्योंकि यह धार्मिक रूप से पूर्ण समर्पण माना जाता है। क्लियर है।
ईश्वर के प्रति एक धर्मार्थ कार्य के रूप में अस्थायी रूप से सुरक्षित रहती है, अनिवार्य रूप से ईश्वर के स्वामित्व के अधीनस्थ हस्तांतरित कर देती है। जो इसे हम अल्लाह कहते हैं, मुस्लिमों में अल्लाह कहा जाता है ना, तो अल्लाह को समर्पित कर दिया जाता है, अपने इष्ट को समर्पित कर दिया जाता है। पर ऐसा क्या है, ऐसा कोई प्रक्रिया अन्य अल्पसंख्यकों को नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब है नेक्स्ट बात करेंगे, संसद वक्फ बोर्ड के कामकाज जवाबदेह और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या किया गया था। वक्फ संपत्ति 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। आपको 1955 आता है, 1995 आता है, 2013 आता है। तो 95 में संशोधन करने की बात की गई है, तो आपसे ध्यान रखिएगा। तो 95 में कुछ प्रावधानों को हटाने का प्रयास किया जाए। आवश्यक जांच, बिना किसी संपत्ति के वक्फ घोषित करने की अनुमति नहीं दिया था। बिना आवश्यक जांच के बिना हम वक्फ संपत्ति घोषित नहीं करेंगे, ऐसी बातें कर रहा है यह नया संशोधन। अब संशोधन, मुख्य संशोधन क्या है, वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024, इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, यह विधेयक पारदर्शिता लाने की बात कर रहा है। 40 संशोधन रूपरेखा प्रस्तुत किया है। लिंग विविधता अर्थात वक्फ जो अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन की बात की जाए, जिसमें वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली को संशोधित किया जाए, जिसमें महिला प्रतिनिधित्व शामिल करने की आवश्यकता है। इसमें अभी तक एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। साथ ही साथ यह भी संशोधन करने की आवश्यकता है, इसमें जो वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं केवल मुस्लिम वर्ग से हैं, पर भूमि जो अधिग्रहण हो रहा है, भूमि का जो वक्फ संपत्ति घोषित किया केवल मुस्लिमों का नहीं हो रहा है ना, अलग अलग धर्मों का भी हो रहा है, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग पंथों का हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें यह भी, इनको भी शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि वहाँ होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम लीगली कर रहे हैं ना, लीगली बातों पर आधार पर आपका समावेशन होना चाहिए। अब है कि अगर मान लीजिए यह बोर्ड मेंबर है, आप किसका, वक्फ बोर्ड का बोर्ड मेंबर है, यहाँ पर जितने भी बोर्ड मेंबर में लोग बैठे हुए हैं वो सभी मुस्लिम हैं, और भूमि अधिग्रहण किसी हिंदू का, किसी अन्य अल्पसंख्यक का हो रहा है या आदिवासियों लोगों का हो रहा है, उसका प्रतिनिधि यहाँ है ही नहीं। तो क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या अपने इस्लाम के विरुद्ध जाकर काम करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इस्लाम के प्रति प्रभावी होते हैं? क्या यह जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो न्यूट्रल होकर काम कर पाएगा? सिंपल सा समझने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अपने नैतिक जवाबदेही से बाहर निकल जाता है जब वो धार्मिक आचरण करता है। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, आप व्यक्तिगत तौर पे इसे महसूस करते होंगे। नैतिक व्यक्ति तभी तक बना रहता है जब तक उस पर अन्य का दबाव रहता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पर सभी मुस्लिम रहेंगे तो वो नैतिक जिम्मेदारी अन्य वर्गों के साथ नहीं कर पाएगा, नहीं तो ये तीसरी बड़ी भूमि धारक संस्था कैसे बन जाती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब 1955 से चीज़ें दी जा रही, 1995 में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार उसे विस्तृत दिया जाता है, तो तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति भूमि धारक बन जाता है। तो मामला यहीं पर फंसा हुआ है, प्रक्रिया में गलत है, तो आपको इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। संशोधित सत्यापन प्रक्रिया को भी बेहतर करने की बात की गई है। मजिस्ट्रेट संभवतः इन संपत्तियों की देखरेख करेगा, तो मजिस्ट्रेट करने का मतलब जिला मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। तो इस तरीके से समझिएगा कि हाँ, इस पर नियंत्रण, जो भी संपत्तियों की चल अचल संपत्ति, उसे कौन नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, देखरेख करेगा, जिला मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से हम कानूनी बाध्यता ला पाएंगे, केवल धार्मिक बाध्यता के तौर पर हम काम, आप यूज़ करो वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं आप अपने धर्मार्थ के लिए यूज़ करो, पर उसका निगरानी कौन करेगा, निगरानी जिला मजिस्ट्रेट करेगा। तो इस तरीके से यह बेहतर विकल्प देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमित शक्ति, अर्थात जो संपत्ति जो है संशोधन वक्फ बोर्डों में अनियंत्रित शक्तियों के बारे में चिंता के साथ जवाब देते हुए व्यापक भूमि पर वक्फ का दावा किया जाने, इसके विवाद और दुरुपयोग के दावे हो रहे हैं, उसको सीमित करने का प्रयास किया। इसको कैसे हम समझते हैं, उदाहरण के तौर पर सितंबर 2022 में, ध्यान रखिए घटना याद रखिएगा, सितंबर 2022 में तमिलनाडु का एक वक्फ बोर्ड ने पूरे चिरुचेंदुरई गांव पर दावा किया, मुख्य रूप से जो हिंदू बहुल थे। तो सोच के देखिए, अगर इस गांव में सभी हिंदू वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, इसमें एक भी, आपको ध्यान रखना है, अल्पसंख्यक समूह के लोग बहुलता में नहीं हैं, तो अधिकतर जो गांव के लोग होंगे उनकी ज़मीन उन्हीं की होगी। सिंपल सा, मान लीजिए बहुल में है तो 80% ज़मीन मान के चलिए हिंदुओं की होगी, 20% में अल्पसंख्यकों की भी होगी, जिसमें मुस्लिम भी शामिल होंगे। तो क्या इसकी पूरी 20% का ज़मीन 80% का हो सकता है? सोच के देखिएगा, कभी नहीं होगा। हाँ, यह 80 का 20 हो सकता है, क्योंकि इन्हीं से खरीदे होंगे लोग। तो ध्यान रखिएगा,
इस पूरे गांव को चिरुदेलई पूरी जो चेंदुरी जो गांव है आपको तमिलनाडु का, उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। वहाँ छोड़िए, एक मंदिर था, दक्षिण भारत का मंदिर है, उसका निर्माण आपको 2500 साल पहले किया गया और उस पर वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिएगा और इस्लाम आना 1400 वर्ष पहले की घटना है। तो यह ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को संदेह में ला देती है। उसके इलाहाबाद हाईकोर्ट का परिसर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत ही परिसर जो था उसको वक्फ संपत्ति घोषित करने का प्रयास किया गया, जिस पर विवाद न्यायालय में बातें गई। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि उस चीज़ों को समझने का प्रयास है। वक्फ संपत्ति गलत नहीं है, वक्फ संपत्ति का अर्जन करना, प्रक्रिया करना जो अनुसरण किया जा रहा है वो गलत प्रक्रिया है। बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं जो बहुल बना के बहुल संख्यक में, वो प्रक्रिया गलत है, क्योंकि अर्जन आप किसी और का ज़मीन कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। तो ये सब समस्या आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। वक्त जो अधिनियम संशोधन आलोचना क्यों हो रही है? शक्तियों की कमी हो रही है जिसके कारण आलोचना की जा रही है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम क्षेत्र है, बहुत से संगठन ऐसे हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने से नहीं होगा, आपको संविधान के आधार पर बातें करनी होगी। मान लीजिए किसी कारणवश, किसी तुष्टीकरण की रणनीति के कारण कभी किसी कारणवश आपको जो चीज़ें प्राप्त हो गई हैं और आप उसने उसका दोहन कर रखा है, उसके अन्न के अधिकार को छीन रखा है या छीनने की प्रक्रिया में है, तो आपसे प्रश्न तो किया जाएगा ना। और प्रश्न किया जाएगा तो संवैधानिकता के आधार पर, ऐसा नहीं कि हवाई में बात की जाएगी। तभी तो जाके आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हो रही हैं उसको जाके लाइव टेलीकास्ट देखिए तो चीज़ें समझ में आएगी। जज जो माननीय जज हैं वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो क्या पूरा देश को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाए इसके आधार पर? तो यहाँ पर समझिएगा ये सब चीज़ें, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को चिंता जताई जा रही है। यही जगह मुस्लिम समुदाय नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसी जो भ्रामक बातें हैं ना, भ्रामक बातें, अरे अल्पसंख्यक का अर्थ देश में और भी लोग हैं, और भी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, जिसमें जैन है, मुस्लिम है, जैन, पारसी, बौद्ध, आपको ये सब आते हैं। तो ध्यान रखिए उनके अधिकारों की क्या बात होगी, उनको क्या ऐसे समानांतर अधिकार प्राप्त हुए हैं? क्या आप ही केवल अल्पसंख्यक को? इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब मैं कोई मुस्लिम विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर परिभाषा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अल्पसंख्यक हम अब किसे कहें? केवल उसे कहें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला समूह को अल्पसंख्यक है, या 0% के माइनर में जो लोग रह रहे हैं, 1% के माइनर में रह रहे हैं, 2% के माइनर में रह रहे हैं, उनको अल्पसंख्यक हैं? और वैसे अधिकार सबको दिए जाने चाहिए। अब सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, जो जिला मजिस्ट्रेटों का हस्तक्षेप बढ़ेगा, तो इसका मतलब यह विरोध किया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि आप कुंडली मार के बैठे रहें उस संपत्ति पर, आपके ही लोग आपको शामिल, और दूसरे लोगों के अधिकारों के, दूसरे लोगों के ज़मीनों का आप क्या करें, आप निर्णय लें। और उसके जो आपके वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन पर जो आएगा, बोर्ड में जो मामला आएगा, उसका सुनवाई आप किसी भी जज अदालत में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आप एक पैरेलल न्यायालय चला रहे हैं ना, और न्यायालय में भी संविधान की बातें नहीं हो रही हैं। संविधान की बातें वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समानता की बात होती है, क्षमता की बात होती है, आपको अधिकारों की बात होती है, मौलिक अधिकारों की बात होती है। तो न्यायालय की प्रक्रिया आपको दी गई है, न्यायालय की शक्तियाँ दी गई है, क्योंकि आपके निर्णय कहीं न्यायालय में दूसरी जगह नहीं जा सकते, आपका न्यायालय अंतिम होगा। तो फिर उसमें बैठे हुए लोग भी तो इनके होने चाहिए न्यायालय के आधार पर, संविधान के आधार पर। इस चीज़ को समझिएगा। संबंधित विवाद है, जिला मजिस्ट्रेटों की भागीदारी जैसी सत्यापन प्रक्रिया अधिक विवाद, जटिलता उत्पन्न कर सकती है। तो ये सब भ्रामक चीज़ें हैं। प्रश्न बहुत है, पर समाधान आपको संविधान के स्तर पर निकालना होगा। क्लियर है? तो चलिए आज का प्रश्न ले लीजिए कि प्रश्न है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले से जुड़े प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप करने का मामला प्रतीत होता है। क्या ऐसा आप समझते हैं, सहमत है इस चीज़ से कि जो मामला है धार्मिक अल्पसंख्यकों के हस्तक्षेप का मामला है? वक्फ अधिनियम 1995 में प्रस्तावित संशोधनों के आलोक में चर्चा कीजिए। जो भी अभी हाल के घटनाक्रम हो रहे हैं, 1995 के प्रस्तावित संशोधनों के आलोक में चर्चा करिए। ये शब्द 250 शब्दों में आपको कहाँ भेजना है? आपको युक्ति या इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है। वहाँ पर एक कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ रहता है। जैसे ही ऐप डाउनलोड कीजिएगा ग्रुप बन जाएगा, आप वहाँ भेज सकते हैं। क्लियर है? जो आज का प्रश्न है, डेली का जो प्रश्न होता है, उसका उत्तर 250 शब्दों में लिखकर वहाँ भेजिएगा। जो एनालिसिस किया हूँ, जिसके आधार पर कंटेंट दिए जा रहे हैं, उसके आधार पर आप करके लिख के भेजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। पीटी फैक्ट के तौर पर इसे याद रखिएगा। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किनको दिया गया है?
पद्मनाभन जी को दिया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार, प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ 18 विज्ञानों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया। तो एक पीटी फैक्ट याद है, इसको याद कर लेना है, इसके लिए बातें करने की जरूरत नहीं है, केवल पीटी फैक्ट याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 156 दवाओं के लिए फिक्स डोज जो कॉम्बिनेशन है मिलाने की बाद उसको लगाया प्रतिबंध। तो इसका क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि जब बाजार जो सूची जारी कर इन दवाओं भारतीय बाजार में बंद कर दिया है, भविष्य में इन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के उत्पादन पर भी रोक लग गई है। अब इस तरीके से उद्यमियों की ओर से तैयार इन दवाओं का स्टॉक बाजार पहुंच चुका है। अब ध्यान रखिएगा, इन दवाओं में अधिकतर एंटीबायोटिक होती है, एंटी एलर्जिक, मल्टीविटामिन के अलावा दर्द, बुखार और उच्च रक्तचाप समेत अन्य बीमारी इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए ध्यान रखिए, 100 ऐसे दवाई जिनके लिए नए वर्जन या फार्मूले अब नए लाइसेंस स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। अर्थात ध्यान रखिएगा, एडवाइजरी क्यों जारी की गई कि हम इसका कॉम्बिनेशन है ना बहुत प्रयोग कर रखे हैं और बहुत से दवाओं में प्रयोग कर रखे हैं। इसलिए जो हम लोग क्या बात करते हैं, जब एंटीबायोटिक की बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि बार बार एंटीबायोटिक अगर आप खाते हैं तो आपका शरीर है ना एंटी रेजिडेंट काम करने लगता है, उसका असर काम नहीं करेगा। इसलिए बार बार दवा मना किया जाता है, एक ही कॉम्बिनेशन का दवा नहीं होना चाहिए, बार बार नए दवा कॉम्बिनेशन होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब सीधा सा सरल अर्थों में हम बताएं, कोई दवा XX पर बना है, XXX के कॉम्बिनेशन, कोई 1 होगा, 2 होगा, 3 आपको यहाँ कुछ ही मिलाए गए होंगे, उसका अगला दवा भरने लाइए बदल कर, इसको 4-5 अपना करके भेजिए। तो एक ही वेरिएंट के नाम अलग अलग कर दे रहे, पर वेरिएंट कम्युनिकेशन फिक्स डोज जो होता है कम्युनिकेशन, अर्थात मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है और आयरन मिलाया गया है, 3 तत्व मिलाए गए किसी गोली में, तो उसको हर बार उसी से नहीं, अगले बार कुछ पोटेशियम मिला दीजिए। तो कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन आपको कम करना है, चेंज कर देना है। तो यही बातें हो रही है, जो कॉम्बिनेशन चेंज करने की बात हो रही, तो उसमें 156 दवाओं पर किया गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, केवल असर बरकरार रहेगी आर्थिक विकास की दर। तो देखिए यह पीटी फैक्ट है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखना है। 6.5 से लेकर 7.0% तक GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में आय गति बनाए रखेगी, ऐसा वित्त मंत्रालय के द्वारा कहा गया। विकसित भारत का संकल्प सरकार करेंगे, ऐसा बातें हो रही है। खरीफ और आगामी रबी फसलों के उत्पादन मिल रहे अच्छे संकेत, ये सब बातें हो रही है। तो याद रखना है कि हमारा विकास दर अभी यह रहेगा और लगातार हम विकास दर अगर 2047 तक बनाए रखते हैं तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उसके बाद दूसरी पहली अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हम लोग कुछ 100 वर्ष में पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। पीटी फैक्ट यह याद रखना है कि टेक्सास में 90 फीट की मूर्ति बजरंगबली की मूर्ति बन रही, हनुमान की मूर्ति बन रही। अब ध्यान रखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनियन, जो स्टैच्यू ऑफ यूनियन की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यह मूर्ति शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। इसे नाम क्या दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। तो इसे ध्यान रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, लिबर्टी कितना फीट ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा, उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, अब यह 151 फीट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और फ्लोरिडा स्थित 110 फीट ऊंची पेगासस में ड्रैगन ही इसके बड़ा है। तो जो है ना 18 अगस्त को इसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। 18 अगस्त को किया गया, 18 अगस्त को प्राण प्रतिष्ठा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का। अब इस तरीके से देखिएगा, यह जो 90 फीट की है, तो अमेरिका के साथ हमारे जो सांस्कृतिक संबंध बढ़ावा देने में, पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका देगा। धार्मिक उत्थान की बातें होंगी। तो इस तरीके से प्रकृतात्मक हम जो बातें कर रहे हैं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में हम एक बेहतर विकल्प लेकर आ पाएंगे। तो इस तरीके से याद रखना है। अब कभी मैग्मा के महासागर से ढका था चंद्रमा, ऐसी बातें की जा रही। 3 आंकड़ों के मिशन आपको यहाँ मैग्मा महासिद्धांत दिए गए। तो यहाँ पर जो प्रोटोप्लेटनेस का टकराव नतीजा चंद्रमा पर यह मैग्मा प्राप्त हुआ था, ऐसी बातें की जा रही हैं। जो फेरियोन ऑर्थोसाइट है से बनी हुई है। तो ये सब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैग्मा सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। तो ये सब पीटी फैक्ट है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। शांति का संदेश वाहक है भारत, ऐसी संपादकियों में चीज़ें उभर कर सामने है। तो बिल्कुल, मैं पहले भी बात किया है, हम प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, जो यूक्रेन की यात्रा करने वाले प्रथम
जो वैश्विक भारतीय केंद्र बिंदु पर यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री ऐसे समय यूक्रेन पहुंचे जहां 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अनेक शक्तियों के हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा का मैदान केंद्र बना हुआ, केंद्र बिंदु बना हुआ है। हम नाटो की बात कर लें, रसिया रूस के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की बात करें, चीन हस्तक्षेप की बात कर लें, तो ये सब चीज़ें राजनीतिक केंद्र का वहाँ पर अभी बना हुआ है। सभी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारत क्षेत्रीय अखंडता की बात करता है, संप्रभुता की बात करता है, सरोकार रखता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से सैन्य और आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो वैश्विक टकराव की स्थिति बनी हुई है। भारत की भूमिका काफ़ी अपेक्षाएं हो जाती है। भारत शुरुआती दौर से 1947 से या उससे पूर्व जब हमारा राजनीतिक उत्थान हुआ था या हम उससे पहले चले जाएं वैदिक काल में हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व एक समुदाय है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो हमारा डीएनए में ही है ना, शांति का संदेश है। डीएनए, हमारा जो डीएनए है उसी में शांति का संदेश बातें होती है। हम लोग कितना भी दूसरे देशों से युद्ध कर लें, मानवीय भावनाएं नहीं छोड़ सकते हैं। तो यह युग युद्ध का नहीं है, यह जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि 2024 के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा एक तरफा प्रस्ताव का समर्थन करने से मना कर दिया था। तो इस तरीके से रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता तुरंत बंद करने का आग्रह किया गया था। गौरतलब है भारत के अलावा 59 अन्य देशों ने जिन्होंने तटस्थ रहना पसंद किया। जून 2024 में स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति शिखर वार्ता से विज्ञप्ति पर भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया और अपने रुख समझौते को कहा कि केवल वे विकल्प ही अस्थायी शांति स्थापित कर सकते हैं जो दोनों पक्ष स्वीकार हो। तो अर्थात दोनों की संप्रभुता की बात हो रही, क्षेत्रीय अखंडता की बात हो रही, रूस की भी और यूक्रेन की भी। तो यहाँ पर भारत यही बात करता है। भारत पाकिस्तान के मामले में देख लीजिए, भारत नेपाल के मामले में देख लीजिए, बांग्लादेश के मामले में देख लीजिए, या मालदीव के मामले में हालिया घटनाक्रम जो हुए थे, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न हमेशा बना रहता है। तो भारत हमेशा इसी संदर्भ में बातें करता है। जो भी विवाद है उसे राउंड टेबल पर लाइए, विवाद का संदर्भ और विवाद का समाधान ढूंढा जाए। हमने कभी भी प्रथम गोली नहीं चलाई है। याद रखिएगा, विश्व में भारत एक ऐसा देश गिना जाता है जो अपने सारी समस्याओं का समाधान टेबल पर लाने की बात करता है। अब वो कारगिल युद्ध हो, उससे पहले हम 1947 की, उससे पहले 62 की, हम किसी भी युद्ध की बात कर ले, उसके संदर्भ में हम बातें करते हैं। युद्ध होता है, सभी चीज़ें होती हैं, पर हम उसका समाधान कहाँ ढूंढते हैं। हमने 72,000 सैनिकों को वापस किया। सोच के देखिए, 72,000 सैनिकों को, हथियारबंद सैनिकों को पश्चिमी पाकिस्तान को वापस कर दिया। हमने बार्गेनिंग नहीं की। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर यही घटना अगर यूरोप में होता तो यहाँ पर बार्गेनिंग सिस्टम हो जाता, अपना क्षेत्र मांग लिया जाता या उस देश को किसी भी स्तर पर गिराया जा सकता था। भारत इस तरीके का नेतृत्व करता है नहीं, क्योंकि हमारे डीएनए में भी नहीं। हमने अपने पूर्वजों से यही सीखा है कि हमें वसुधैव कुटुंबकम, सौभाग्य, सम्मान और ध्यान जो हम देते हैं, हम शांति के संदेश वाहक के तौर पर रहेंगे। तो इस तरीके से पश्चिमी जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्सेप्ट से कहीं अलग है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह भारतीय कूटनीति ऐसे छोटे छोटे उपकरणों को बढ़ावा देता है, जहाँ पर हम जीवन को बचा सके, सहायक हो सके। वास्तव में हम क्या कर सके, ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा, संपूर्ति, वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे को उभार कर लाएगा, इन सब चीज़ों को उभार कर लाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हम वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए समाधान ढूंढने का प्रयास करें, जिसमें हम यूक्रेन की भूमि को समझने का प्रयास करेंगे, यूक्रेन की नीतियों को समझने का प्रयास करेंगे और भारतीय और रूस संबंध जो है उसको बेहतर व्यापक आधार देने के लिए अब बहुत हो गया, समाधान निकालने की आवश्यकता, एक बेहतर विकल्प ढूंढने की आवश्यकता। इस मुद्दे पर परिचर्चा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर कल हम मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।